दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। महाकुंभ भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति का एक ऐसा उत्सव है जो न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर बार इसे भव्यता और परंपरागत गरिमा के साथ मनाया जाता है। हालांकि हाल ही के दिनों में महाकुंभ के आयोजन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मौजूदा सरकार इसे अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इतिहास पर नजर डाली जाए तो यह परंपरा कई बार भव्यता के साथ विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में आयोजित की गई थी। अगर हम 2007 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के सरबराही में आयोजित अर्धकुंभ इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूपी में जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का कहना है कि जो प्रयागराज में जिस जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की है। ये बयान को लेकर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के दावे पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। इस बयान को आप क्या कहते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? रोमा जी, ये भी बिल्कुल बेहुदा बयान शहाबुद्दीन साहब का है। ये तो सनातन एक आज से हजारों वर्ष पहले से वहां पर हमारा ये कुंभ का आयोजन होता रहा है। तब न मुसलमान थे न इस्लाम था, तो उसमें कहाँ से मुसलमानों की जमीन आ गई और कहाँ से उनके ये दावे हो गए कि 52 बीघा जो जमीन है वो मुसलमानों की है या वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड भी नहीं था, इस्लाम भी नहीं था, मुसलमान भी नहीं था। ये तो सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये इसका कोई मैं नहीं है। और दूसरे अगर मैं मान भी लूं कि शहाबुद्दीन साहब अगर कह रहे हैं कि ऐसा है कि मान लीजिए बाद में वो कहीं किसी राजनीतिक दल ने या किसी सरकार ने उनको वक्फ को जमीन दे दी थी, तो उसके रिकॉर्ड होंगे ना, तो उसके उनको बात करनी चाहिए तो अपने साक्ष्य पेश करें कि साहब ये हमारे पास रजिस्ट्री है, ये हमारे पास दस्तावेज हैं कि जिसमें ये हमारी जमीन है। वो दस्तावेज तो है नहीं, वो खाली एक हवाई उन्होंने एक बयान दे दिया। और जहां तक उनके बारे में मेरी जानकारी है, तो वो कोई भी अगर मीडिया का वहां माइक लेके पहुंच जाए और किसी विषय पे बात कर लें जिसकी उन्हें जानकारी हो ना हो, लेकिन वो उस पर अपना बयान देते रहते हैं। ऐसे एक बार नहीं कई घटनाएं हो चुकी हैं शहाबुद्दीन साहब के साथ। तो वो मौलाना कम, लेकिन वो चर्चा राजनीति में बने रहने की कोशिश ज्यादा करते हैं। उनको अब वो कैसे मौलाना है ये तो वही जाने। कुल मिलाकर जो भी इंटरव्यू लेने आ रहा है कुछ ना कुछ उन्होंने बोलना है, चाहे इसमें सच्चाई हो बोला या ना हो। जी 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 जी। वहां के मेरे पत्रकारों से मैंने बात करी और मैंने पूछा कि ये मौलाना ये कहाँ कर रहे हैं, क्या दस्तावेज हैं। तो उनका ये बरेली के लोगों का ये कहना था कि साहब उनके पास कोई भी खाली माइक लेके चला जाए और वो उससे पूछे, वो किसी विषय पे पूछ ले, वो उसमें आए साए बकने लगेंगे। तो ये उन्होंने आए साए बका है, दस्तावेजी कोई सबूत नहीं है या उसका कोई आधार नहीं है। जी। सर जो महाकुंभ है वो तो बहुत सालों से लगता जा रहा है, लेकिन इस बार जो महाकुंभ का श्रेय है वो योगी सरकार को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि अगर हम 2007 की बात करें जब मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा शानदार अर्धकुंभ लगाया जाता था, उस समय इतनी मतलब आलोचनाएँ नहीं होती थी, इतनी तारीफ नहीं होती थी। लेकिन इस बार जो महाकुंभ का सारा श्रेय योगी सरकार को जा रहा है। तो क्या पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया था महाकुंभ के लिए? आप तो जानते हैं ये पुरानी चीज़ें थोड़ा। रोमा जी, मैं मतलब लगभग 40-42 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ और मैंने वहां कवर भी किया है। 3 बार इन कुंभों को मैं कवर कर चुका हूं और मैं वहां रहा हूं और मैंने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक ये हिस्सा है कि चूंकि राजनीति परसेप्शन की होती है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सिद्धांत है कि मतलब सुतली को भी वो कोबरा बना के खड़ा कर देती है। ये उसका है। तो ऐसा नहीं है, इससे पहले इतने आयोजन हुए हैं, सब में शानदार हुए हैं। अगर खाली एक, जहां तक मुझे ध्यान है, खाली एक 50 के दशक में वहां स्टैम्पेड हुई थी, उसमें कई 100 लोग मर गए थे। लेकिन ये 50 के दशक की बात है। उस समय सरकार ये देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद ये पहला शायद ये कुंभ था संभवतः। तो उसमें स्वाभाविक है कि उस चीज़ की अनुभवहीनता रही होगी
उसका आकलन नहीं होगा, अनुमान नहीं होगा, हो गया। लेकिन उसके बाद से कभी कोई ना तो स्टैम्पेड हुई, हाँ छुटपुट घटनाएं होती रही हैं या छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं इतने बड़े आयोजन में। ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। वहां को मैंने देखा है, साधु संत आम आदमी जो है वहां करोड़ों लोग पहुंचते हैं और सुंदर व्यवस्थाएं होती हैं। इस बार भी ठीक व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाओं की ऐसी बात, लेकिन हमने व्यवस्था ठीक की है और आपकी व्यवस्था खराब थी, ये सिर्फ एक राजनीतिक है और ये भारतीय जनता पार्टी इसमें सिद्धस्त है कि वो किसी भी चीज को वो जो करती है। अच्छा, और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फर्श से अर्श तक जाने का आधार हिंदुत्व और धर्म रहा है। तो चूंकि धार्मिक आयोजन है, तो उस धार्मिक आयोजन को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि देखिए हमारी कथनी और करनी में नहीं कितना सुंदर कर रहे हैं, तो ये भी एक परसेप्शन बनाने की राजनीति है। दूसरे आप बात ले लीजिए कि जब ये लोकसभा का चुनाव था तो अयोध्या में राम मंदिर का जो आधा अधूरा था, लेकिन उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उसका उन्होंने विधिवत उद्घाटन कर दिया और वहां पूजा अर्चना कर दी और कर दिया, निर्माण कार्य आज भी चल रहा है। तो ये भी अपने आप में, लेकिन चूंकि चुनाव थे, वोटों की राजनीति थी, इसलिए उसको, जबकि कई हमारे शंकराचार्यों ने, कई हमारे धार्मिक पंडितों ने इस बात की आलोचना की कि ये मुहूर्त भी ठीक नहीं है, ये समय भी ठीक नहीं है और अर्धनिर्मित उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीति थी, वोट बैंक, वोट चाहिए था, चुनाव नजदीक थे, निर्माण कार्य पूरा हो नहीं पाया था, तो आनन फानन में कर दिया गया। तो इसलिए वो उनकी राजनीति का धर्म, उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा भी है, इसलिए उसको वो और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या लोगों को ये परसेप्शन बनाने के लिए कि देखिए ऐसा कोई नहीं कर पाया जो हमने कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो उन लोगों को वहां एक एक असरफी मिलेगी या जाने के बाद 101 रुपए से उनका तिलक किया जाएगा। तो सुविधाएं तब भी थी, सुविधाएं आज भी हैं। थोड़ी जो जो पुरानी सुविधाओं में जो कमियां रही होंगी वो आज पूरी कर दी गई, जो आज कमियां होंगी वो आने वाले में पूरी कर दी जाएंगी। तो ये तो एक चरणबद्ध तरीके होते हैं और उसमें सुधार निरंतर सुधार जो है एक प्रक्रिया है। तो उसमें निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री जी वहां बराबर जा रहे हैं, चीजों का समीक्षा कर रहे हैं। कल ही चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ बैठक ली और सारे पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारियों को बुला के उन्होंने कहा जो कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। आज मुख्यमंत्री भी वहीं पहुंच रहे हैं, सारे अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ताकि वहां स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय है उन पर, उनको भी 2 दिन पहले भेज दिया गया कि जाके देखें कि स्वास्थ्य की सारी चाक चौबंद व्यवस्था रहे। तो वो भी वहां गए। तो वो एक स्वाभाविक ये प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा अजूबा नहीं है कि जो अन्य कुंभों में नहीं हुआ। और इस कुंभ में वो जब वहां से स्नान करके लोग निकलेंगे या उन लोगों के लिए कोई ऐसा हो जहां टेंट में रुकेंगे, यहाँ जहाँ रुकेंगे उनके लिए गाड़ियां लगा दी गई हो कि आपको पैदल ना चलना पड़े, आपको घाट तक पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी व्यवस्थाएं तब थी, अब एक फर्क है, पहले जो कुंभ लगता था और अब जो कुंभ लगता है, जो कुंभ है धार्मिक आयोजन है, लेकिन जी अब वो जी व्यापारिक दृष्टि से ज्यादा देखा जा रहा है। ये फर्क तो दिख रहा जी, है सबको। क्या चीज व्यापारिक रिपीट करिए। हाँ, बिजनेस बिजनेस की दृष्टि से ज्यादा देखा जा रहा है इस बार का कुंभ। पहले तो धार्मिक उससे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब व्यापार को लेकर इसमें कुछ ज्यादा ही झुकाव लगता है। इस पर आपको लगता है कुछ बदलाव पहले और अब वाले कुंभ में नहीं देखिए, व्यापार को लेकर? जहाँ तक आप व्यापार की बात कर रही हैं, तो वो तो ठीक है। चलिए, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से उसमें अगर देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ पहुँचता है और वो चाहे व्यापार हो या ना हो, उस पर तो आलोचना नहीं की जा सकती है। तो चलिए ठीक है, लेकिन धार्मिक आयोजन है, वहाँ लोगों को सुविधाएँ मिलें, लोगों को असुविधा न हो, इस बात के लिहाज से तो ठीक है। लेकिन इस बार जब से कुंभ शुरू हुआ, ये संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसमें वहां कह दिया गया कि एक धर्म विशेष के लोग जो हैं, या कह लीजिए यूं सीधी सी बात कह लीजिए कि मुसलमान वहां ना अपना कोई दुकान लगाएंगे, ना वहां उसमें अपना कोई भागीदारी करेंगे। तो ये तो एक चीज हो सकती है कि एक बार जितने भी कुंभ हुए उसमें अलग हटके है कि एक धर्म विशेष को उससे अलग रखा गया है। खैर उसके कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे धर्माचार्यों ने भी इस पर आपत्ति की कि साहब वो लोग कहीं उसमें थूक देते हैं या कहीं कुछ ऐसी कई घटनाएं आई हैं और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
तो शायद इसको ध्यान में रखते हुए योगी जी ने, तो उसके पीछे भी अगर देखा जाए ईमानदारी से उसका अगर आकलन किया जाए, तो उसके पीछे भी हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक है कि उससे एक हिंदुओं को संदेह, भले ही ठीक है, हम इस पर धर्माचार्यों की बात को कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, या जो ये आचरण है ये गलत है, निंदनीय है, लेकिन उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। लेकिन आप किसी को एक कह दें कि नहीं साहब रोमा जी यहाँ दुकान नहीं खोलेंगे और हम दुकान खोलेंगे, तो उसको अगर कहीं कोई चीज कमी है तो उसको वहां निगरानी रखें, उस पर आप व्यवस्था करें, वो तो सब बात ठीक है। लेकिन ये कि वो वहां आएंगे नहीं। अब वहां पर जो बिजली का काम हो रहा है, क्या मुसलमान उसमें नहीं लगे हैं? क्या सुरक्षा में जो सिपाही होंगे, क्या उसमें सब हिंदू ही होंगे? तो ये जो एक ये कहीं ना कहीं रोमा जी एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अब किसी भी आयोजन को, किसी भी विकास कार्यों को, किसी भी चीजों को वोट बैंक के नजरिए से जो देखा जाने लगा है, देश को जो जातिगत समीकरणों में जातिगत कबीलों में जो बांट दिया गया है कि ये कबीला जो है वो पिछड़ों का है, ये अगड़ों का है, ये दलितों का है, तो ये जो कबीलों में हमारे इस देश को बांट दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये शायद देश हित में नहीं होगा। जी, बिल्कुल सही कहा। जो भी आपने अपनी राय रखी है इन मुद्दों को लेकर, सर 99% तो सही है, 1% तो हम सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जुड़े आप। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।